नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगन या लोथल? नाचती हुई लड़की की 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष है। इसका निर्माण लास्ट वैक्स विधि से करीब 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इसकी खोज 1926 में एक ब्रिटिश पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। फिलहाल ये नई दिल्ली के राष्ट्रीय म्यूजियम में रखी है। इस मूर्ति से मिलती जुलती दूसरी मूर्ति पाकिस्तान में रखी गई है। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी की खुदाई में और कौन-कौन से प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत निम्न में से कौन सा है? लोग, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं या संविधान? वैसे तो भारतीय संविधान में मौजूद बहुत से प्रावधानों के स्रोत अलग-अलग देशों के संविधान हैं, लेकिन जब बात आती है राजनीतिक शक्ति की, संविधान और संसद दोनों की राजनीतिक शक्ति भारत के लोगों में निहित है। यही वजह है कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान किन देशों से लिए गए हैं? तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्ष? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन संघ में प्रवेश कर चुके उन लोगों को हटाने के लिए हुआ था जो बौद्ध विचारों से अलग विचारों को मानते थे और संघ को अपने विचारों से करप्ट कर रहे थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये परिषद अशोक के काल में आयोजित हुई थी, लेकिन अशोक के किसी भी शिलालेख में इसका उल्लेख नहीं है। क्या आपको पता है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख अनुच्छेद है? 21, 24, 32 या 256? संविधान में मौलिक अधिकारों को केवल लिख देने से ही सबको मौलिक अधिकार नहीं मिल जाते। अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं जिनके माध्यम से लोग अपने अधिकारों को मांग सकें। संविधान में इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 32 के माध्यम से की गई है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्या आपको पता है कि प्रश्न में दिए गए बाकी अनुच्छेद किन चीज़ों से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किस मराठा पेशवा ने भाग लिया? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, इनमें से कोई नहीं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी की अफगान सेनाओं के बीच हुई थी। इस लड़ाई में अफगान साम्राज्य की विजय हुई। इस युद्ध के दौरान मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव ने 1740 से 1761 के बीच पेशवा पद पर कार्य किया। क्या आपको पता है कि पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई किन-किन साम्राज्यों के बीच हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। गोखुर झील निम्न में से किस जगह मिलती है? ऑप्शन 1 हिमखंड में, ऑप्शन 2 नदी घाटी में, ऑप्शन 3 बाढ़ क्षेत्र में, ऑप्शन 4 रेगिस्तान में। घोकुर झीलों के नाम से ही पता चल जाता है कि ये झीलें देखने में किसी गाय के खुर की तरह दिखती हैं। इन झीलों को झाड़न झील या चापाकार झील भी बोलते हैं। मैदानी इलाकों में नदियां दाएं बाएं बल खाते हुए एस आकृति में प्रवाहित होती हैं। इस आकृति को विसर्प कहते हैं, लेकिन कभी कभी विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती हैं, जिससे विसर्प वाली जगह पर बचा हुआ पानी इन झीलों का निर्माण करता है। क्या आपको पता है कि इस तरह की झीलों का निर्माण नदी की कौन सी अवस्था में होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। माउंट एवरेस्ट का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन 1 इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, ऑप्शन 2 शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, ऑप्शन 3
भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। ऑप्शन 4, भारत के वायसराय के नाम पर। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में कंचनजंगा को दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता था, लेकिन बाद में एक ऐसे पहाड़ की बात शुरू हो गई जिसके कंचनजंगा से भी ऊंचा होने का अनुमान लगाया जाने लगा। उस समय इसका नाम गामा रखा गया। बाद में जब 1856 में नापजोख के बाद अंग्रेजों ने इसकी ऊंचाई 8,839 मीटर बताई और इसका नाम ब्रिटिश भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया। क्या आपको पता है कि एवरेस्ट को नेपाल और चीन में किन किन नामों से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भूपर्पटी में द्रव्यमान के हिसाब से देखने पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम हैं। इन तत्वों में ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5.5% और कैल्शियम 4% मिलता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पुराना किला निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, हुमायूं या अकबर? वैसे तो बहुत से लोग दिल्ली में स्थित पुराना किला को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के किले के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो किला है उसके निर्माण की कहानी हुमायूं के द्वारा बसाए जा रहे शहर दीन पनाह से शुरू होती है। हालांकि हुमायूं ने इस शहर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो शेर शाह सूरी से हार गया। बाद में शेर शाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया। क्या आपको पता है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में और कब हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। वैश्विक तरलता की समस्या निम्न में से किसके उपलब्ध न होने की वजह से होती है? ऑप्शन 1, वस्तुओं और सेवाओं के। ऑप्शन 2, सोने और चांदी के। ऑप्शन 3, डॉलर और दूसरी मुद्राओं के। ऑप्शन 4, निर्यात अधिशेष के। तरलता या लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी भी एसेट या चीज को हम कितनी आसानी से बिना उसका बाजार मूल्य बदले हुए कैश में बदल सकते हैं। कोई भी एसेट जितनी आसानी से कैश में बदला जा सकता है, उसकी लिक्विडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए शेयर, म्यूचुअल फंड, इक्विटी और पैसा आदि की लिक्विडिटी बहुत अधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी डॉलर और दूसरी मुद्राओं की कमी हो जाती है, तो वैश्विक तरलता की समस्या खड़ी हो जाती है। क्या आपको पता है कि ज़मीन और घर तरलता के हिसाब से किस श्रेणी में आते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। चौसा की लड़ाई निम्न में से किस किस के बीच हुई? ऑप्शन 1, शेरशाह सूरी और हुमायूं। ऑप्शन 2, शेरशाह सूरी और राणा सांगा। ऑप्शन 3, राणा सांगा और हुमायूं। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। चौसा की लड़ाई शुरू होने से पहले हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों की सेनाएं करीब 2 महीने तक एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं। इस दौरान मुगल खेमे में खाने की कमी होने लगी और हुमायूं ने शेरशाह से संधि करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि संधि हो पाती, दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इस युद्ध में हुमायूं की बहुत बुरी तरह हार हुई। कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद हुमायूं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आगरा पहुंच पाया था। क्या आपको पता है कि वर्तमान में चौसा किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? 35,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर या 6,000 किलोमीटर? भूमध्य रेखा पृथ्वी या किसी और ग्रह के बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्रह को 2 भागों में बांटती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के अपने स्थान पर घूमने की गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के ज़्यादातर मानव निर्मित उपग्रह भूमध्य रेखा के पास ही क्यों छोड़े जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।
ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, ऋग्वैदिक काल के लिए पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ऑप्शन 2, ऋग्वैदिक काल में धातु कर्म की जानकारी थी। ऑप्शन 3, अधिकांश ऋग्वैदिक युद्ध गाय के लिए किए गए। ऑप्शन 4, बाल विवाह लागू नहीं था। ऋग्वैदिक काल में समाज में गाय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इस महत्वपूर्ण स्थान की वजह से ही गाय के लिए लड़ाइयाँ होती थी, जिनको गविष्टि बोला जाता था। इस समय तांबा, सोना और लोहा आदि धातुओं का ज्ञान था और इन सभी का उपयोग धातु कर्म में होता था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का काफ़ी प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल के विषय में हमें जो भी जानकारी मिलती है, उसका स्रोत केवल वेद और दूसरी पुस्तकें ही हैं। इस समय के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों का काफ़ी अभाव है। क्या आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में प्रयोग होने वाले शब्दों हिरण्य, धुइत्री और गोपति का क्या अर्थ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। इसे बढ़ते समय मध्यम तापमान और बारिश चाहिए और फसल तैयार होने के समय तेज धूप चाहिए। इसके लिए कम नमी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस फसल का नाम है गेहूँ, चावल, चाय, मक्का। चावल की फसल को तैयार होने के लिए गर्म तापमान और भारी बरसात के मौसम की ज़रूरत पड़ती है। चाय की खेती के लिए स्थिर जलवायु और एसिडिक मिट्टी अच्छी होती है। भारत में 7 प्रकार के मक्के उगाए जाते हैं और लगभग ये सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाए जा सकते हैं। इसकी खेती खरीफ और जायद दोनों में होती है। प्रश्न में दी गई परिस्थितियां रबी की फसल से संबंधित है और यह गेहूं की खेती पर एकदम सटीक बैठती हैं, इसलिए गेहूं सही जवाब है। क्या आपको पता है कि जूट की खेती किन महीनों में की जाती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कृषि विभाग, जिसे दीवाने अमीर को ही कहा जाता है, किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। उसने सबसे पहले अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई, सैकड़ों कुएं खुदवाए और अकालग्रस्त किसानों के लिए तकावी नाम के कृषि ऋण की व्यवस्था भी की। इसके शासनकाल के दौरान ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया और तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। समुद्र में पाए जाने वाले हरे पेड़ मछलियों को सांस लेने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑप्शन 1, ये ऑक्सीजन देते हैं। ऑप्शन 2, ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऑप्शन 3, ये दोनों देते हैं। ऑप्शन 4, ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पानी में और पानी के आसपास पाए जाने वाले पौधों को हम एक्वेटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स या मैक्रोफाइट्स नामों से जानते हैं। ये पौधे पानी में रहने वाले जीवों को जगह, खाना और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम करते हैं। कुछ जलीय पौधे वातावरण में मौजूद प्रदूषकों को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। जलीय पौधों का उपयोग मनुष्यों द्वारा भोजन में भी होता है। इसके अलावा कुछ जलीय पौधों से पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक भी बनाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ किस देश में मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस अरबी विद्वान ने बनारस में 10 साल तक ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? अल-बरूनी, अबू मसीर, फिरदौसी, अल-ख्वारिज़मी। बनारस हजारों सालों से ज्ञान के आदान प्रदान का केंद्र रहा है। यहाँ पर आकर बहुत से विद्वानों ने अनेक चीज़ों का अध्ययन किया है। इस्लाम के स्वर्ण काल के दौरान ईरान के जाने माने विद्वान अल-बरूनी ने भी यहाँ करीब 1 दशक रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसने भारत की यात्रा करके यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखा और इसके बारे में अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में लिखा। क्या आपको पता है कि इस्लाम का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा संतुलित उर्वरक है? यूरिया, अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट, खाद।
पौधों के विकास के लिए पौधों को मुख्य 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। पृष्ठ में दिए गए पहले 3 विकल्प पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अगर बात करें कंपोस्ट की, तो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलाए जाते हैं, इसलिए ये संतुलित उर्वरक है। कंपोस्ट के अलावा बाजार में 10-10-10 उर्वरक भी आते हैं, जिनमें तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में मिलते हैं। क्या आपको पता है कि कंपोस्ट बनने के दौरान प्लांट और फूड वेस्ट से कौन सी गैसें निकलती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन 1 देवल देवी खिज्र खान, ऑप्शन 2 तराखी ए अलाई, ऑप्शन 3 तुगलकनामा, ऑप्शन 4 कुरान अस सदाइन। भारत के तोता नाम से जाने जाने वाले अमीर खुसरो ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में गज़ल और कव्वाली जैसे अनेकों योगदान दिए हैं। शालीमार बाग के शिलालेख में कश्मीर को धरती की जन्नत भी इन्होंने ही कहा था। खुसरो ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की। इनमें तुगलकनामा और कुरान अस सदाइन प्रमुख हैं। खुसरो ने अपनी इश्किया नामक किताब में देवल देवी और खिज्र खान के बारे में लिखा है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तराखी ए अलाई अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है। क्या आपको पता है कि सितार और तबले की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसके द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता सूचकांक लाया जाता है? ऑप्शन 1 भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन 2 आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा, ऑप्शन 3 लेबर ब्यूरो द्वारा, ऑप्शन 4 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा। देश में महंगाई की गणना के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। WPI का प्रकाशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देश में 4 तरह के CPI इंडेक्स का भी प्रकाशन किया जाता है। इसमें से औद्योगिक कर्मचारियों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए और ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा CPI ग्रामीण और शहरी का प्रकाशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की संस्था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में WPI और CPI में से किसको टारगेट करती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1560, 1562, 1564, 1566। इस्लामिक राज्यों में केवल मुस्लिम लोगों को रहने की अनुमति होती थी। अगर कोई गैर मुस्लिम रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना पड़ता था। इसको देने के बाद वो अपने धर्म की मान्यताओं का पालन कर सकते थे। जजिया कर को भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद इसे अनेकों बार और अनेकों शासकों ने लगाया और हटाया। अकबर ने इसे 1564 में हटाया, 1575 में दोबारा लगाया और 1579 में फिर से हटा दिया। क्या आपको पता है कि भारत में जजिया कर को हमेशा के लिए किस शासक ने समाप्त किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। सर्पेंटीना नामक पेड़ से मिलने वाली दवा रेस्प्राइन प्रयोग की जाती है। ऑप्शन 1 दर्द निवारक, ऑप्शन 2 उच्च रक्तदाब के इलाज के लिए, ऑप्शन 3 निम्न रक्तदाब के इलाज के लिए, ऑप्शन 4 सूखा रोग के इलाज के लिए। सर्पगंधा या सर्पेंटीना नामक पेड़ से हमें रेस्प्राइन नामक दवा मिलती है, जिसका उपयोग कुछ और दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ उच्च रक्तदाब के उपचार के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में सर्पगंधा का उपयोग अल्सर, त्रिदोष और कीड़ों के जहर के उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एंटीबैक्टीरिया के तौर पर भी होता है। रेस्प्राइन का प्रयोग अगर उचित मात्रा में और उचित ढंग से ना किया जाए तो इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। क्या आपको पता है कि सर्पगंधा के पेड़ हमें किन इलाकों से मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। पातशाहनामा के लेखक निम्न में से कौन है? कैफी खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, इनायत खान। पातशाहनामा या बादशाहनामा शाहजहां के राज का आधिकारिक इतिहास है।
हालांकि इन लेखों में सैन्य अभियानों की प्रमुखता से जिक्र है, लेकिन इनमें राज दरबार, शादियों और दूसरी गतिविधियों का भी चित्रण किया गया है। वैसे तो पातशाहनामा को किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखा गया था, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई 2 किताबों को इसका सबसे मुख्य भाग माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि लाहौरी इस पर एक और किताब लिखने वाले थे, लेकिन अधिक उम्र की वजह से यह मुमकिन ना हो सका। क्या आपको पता है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। एक पेड़ की 2 शाखाएं 2 तरह की सब्जियां, टमाटर और बैगन दे रही हैं, ये कैसे संभव है? ऑप्शन 1 संकरण से, ऑप्शन 2 एक पौधे की कलम दूसरे में लगाने से, ऑप्शन 3 प्राकृतिक चमत्कार से, ऑप्शन 4 ए और सी दोनों से। संकरण की प्रक्रिया में एक प्रकार के पौधे का दूसरे पौधे से लैंगिक प्रजनन कराया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद हमें जो बीज मिलता है उसमें दोनों पौधों के गुण होते हैं। संकरण का उपयोग केवल एक तरह के पौधे के विभिन्न प्रजातियों के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए आलू की 2 प्रजातियों के बीच। अगर एक ही पेड़ में 2 या 2 से ज़्यादा तरह के अलग अलग फूल चाहिए तो उसके लिए ग्राफ्टिंग या कलम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक पौधे की डाल को कलम करके दूसरे पेड़ में लगा दिया जाता है। क्या आपको पता है कि कलम कितने प्रकार की होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। सांभर झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। जयपुर और अजमेर शहरों के बीच स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये झील हर साल भारत में होने वाले नमक का करीब 9% अकेले ही पैदा करती है। साइबेरिया से आने वाले फ्लेमिंगो को ये झील कुछ समय के लिए शरण स्थल प्रदान करती है। इस वजह से ये भारत का एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल है। क्या आपको पता है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है और कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं।